Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाठ 2 कहानी का नाम लाख की चूड़ियाँ और इस कहानी को लिखने वाले लेखक कामता नाथ जी हैं। तो इस कहानी के बारे में आपको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। कहानी में क्या है, यानी लाख की चूड़ियाँ शीर्षक के माध्यम से कामता नाथ जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो इस कहानी का सारांश के रूप में मैंने तैयार करके आपको आज वर्ग में समझाने का प्रयास अभी करने के लिए प्रयासरत हूँ कि आपको आज मैं इस कहानी के बारे में अक्षरशः समझा दूं कि क्या इस कहानी में है। इसका सारांश मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सारांश और फिर उसके बाद बोर्ड पर लिखा गया ये शब्दार्थ, इसके बारे में भी आपको मैं समझाऊंगा। तो सारांश में इस तरह से कामता नाथ जी ने इस कहानी में वर्णन किए हैं कि मशीनी युग आ जाने से लोग बेरोजगार हो गए हैं। खास करके जब मशीनी युग आया तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि जो काम मानव अपने हाथ से करते थे वह काम मशीन करने लगा, और जब वह काम मशीन करने लगा तो मानव के हाथ जो है वह बंद हो गए। यानी क्या, अब वह जो चीज वो अपने हाथ से बनाते थे मनुष्य, वह काम कौन बनाने लगा, वह मशीन के माध्यम से बनने लगा, मशीन बनाने लगा। तो स्वाभाविक रूप से आदमी क्या हो जाएगा, वह बेरोजगार हो जाएगा, या तो वह बेरोजगार हो जाएगा या नहीं तो पुनः उसे कोई नए धंधे की तलाश करनी पड़ेगी। तो इस पाठ में आप इस बातों पर ध्यान देंगे खास करके कि मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से उत्पन्न जो दुष्प्रभावों का दृश्य स्पर्शी वर्णन किया गया है वह आपको इसमें मिलेगा। अब है मशीनों के बढ़ते प्रयोग से लोगों का काम धंधा जो था वह करीब करीब बंद होने के कगार पर पहुंच गया, क्योंकि मशीनों से किए गए काम जो है वह उसमें थोड़ी सी हो सकता है कि फिनिशिंग सुंदर हो, यानी उसका जो है बनावट अच्छा लोगों को लगे। तो स्वाभाविक रूप से हाथ से बना हुआ जो सामान था वह कम से कम लोग प्रयोग करने लग गए, मशीनों से बने हुए वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा होने लगा। तो इस तरह से यह तो कहानी का मुख्य सार है कि मशीनी युग का आगमन और जो मानव अपने गांव में रह करके छोटे छोटे कुटीर उद्योग लघु उद्योग जो थे वह करीब करीब बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे, क्योंकि उसमें मानव अपने हाथों से काम करता था, और जब मशीन काम करना शुरू कर दिया तो उनके धंधे चौपट हो गए। ग्रामीण स्तर पर बहुत सारे लोग जो है वह बेरोजगार हो गए या फिर नए धंधों की तलाश करने लगे। तो जिनको नए धंधे करने के लिए कुछ खास अवसर मिल गया तो वह नए धंधे करने लगे, और जिनके पास नहीं रहा कोई ऐसा अवसर तो वह बेरोजगार हो गए। अब है कि अगर इस कहानी को हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं सारांश के तौर पर, तो सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे, पहला पॉइंट जो है मेरा वह लेखक और बदलू काका। अब लेखक बचपन में मामा गांव बड़े ही चाव से जाते थे। जाने का कारण यह था कि बदलू नाम के एक व्यक्ति थे जो लाह का सामान बनाते थे, लाह की चूड़ियाँ बनाते थे। तो
जब भी लेखक बचपन में वहाँ जाते तो बदलू उन्हें कुछ न कुछ लाह की गोलियां बना करके दे दिया करता था। जब वह वहां से लौटते थे मामा गांव से तो उनके पास ढेर सारे क्या कहते हैं सुलाह की वह गोलियां होती थी रंग बिरंगे, जिसे लेकर के लेखक बहुत प्रसन्न रहते थे। अब वह जब मामा गांव जाते थे तो वह तो उनका मामा गांव था, उन्हें कहना चाहिए बदलू को मामा, लेकिन अन्य बच्चों की भांति जो अन्य बच्चे वहां के जो रहने वाले थे वह बदलू को काका कहते थे, तो लेखक भी बदलू को काका ही कह करके बुलाने लग गए और वह मामा नहीं कहा करते थे। तो इस तरह से लेखक बदलू को बदलू मामा नहीं करके बदलू काका क्यों कहते थे, तो अन्य बच्चों की भांति वो बदलू को बदलू काका ही कह करके बुलाते थे। अब रही बात उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि बदलू का व्यवसाय, बदलू का काम धंधा। तो बदलू मणिहार थे और मणिहार का काम होता है कि वह घर पर बैठ करके लाह वगैरह की चूड़ियाँ सुंदर से सुंदर ढंग से बनाए और फिर उसे ले करके गांव-गांव वह जा करके बेचे। खास करके मणिहार आपको गांव में घूम घूम करके, वह कोई जरूरी नहीं है कि वह पैसे से ही वस्तु को बेचेंगे, वह वस्तु के बदले वस्तु लेकर के यानी कि आप कोई सामान लेकर के उसको वह बेच दिया करते थे। तो इस तरह से मणिहार का जो काम था वह खास करके और शादी के विवाह यानी शादी विवाह के अवसर पर कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिलता था। उनका महत्व भी काफ़ी बढ़ जाता था, क्योंकि जब भी कोई विवाह का आयोजन होता था तो वह खास करके एक अच्छी कमाई अपनी कर लेते थे, क्योंकि उस समय वह अपने काम धंधों को और आगे बढ़ा करके और गांव जा करके शादी विवाह के अवसर पर बहुत सारा जो है वह वस्तु प्राप्त कर लेते थे, जिससे कि उनके साल भर का जो है वह खर्च समझिए एक तरह से वो निकल जाता था। तो इस तरह से उनका काम धंधा था, वह मणिहार का काम करते थे। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे इस कहानी में तो देखेंगे कांच की चूड़ियां से चीड़। बदलू को कांच की चूड़ियां से चीड़ क्यों हो रहा था? तो कांच की चूड़ियां से चीड़ होने का तात्पर्य था कि एक बार बहुत दिनों के बाद लेखक जब मामा गांव गए 8-10 साल के बाद, तो उन्होंने शहर का कुछ वर्णन कर डाला। शहर में लोग कांच की चूड़ियों को ज्यादा पसंद करते थे, तो जिस पर बदलू का कुछ कटाक्ष भी आया कि शहरों की क्या कहना, वहां तो औरतें हाथ में हाथ दे करके पुरुषों के साथ चलती है। ऐसा कटाक्ष भरा शब्द उन्होंने एक बार लेखक को कहा कि शहरों की कुछ और ही स्थितियां होती है। इस तरह से वह उनका चिड़चिड़ापन था वह कांच की चूड़ियों को लेकर के, क्योंकि उनका धंधा थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था कांच की चूड़ियों को आ जाने से। तो इस तरह से उन्हें कांच की चूड़ियों से चीड़ था। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे गायब हुई लाख की चूड़ियां। कहने का तात्पर्य है कि लेखक इस बात को भी उजागर किए हैं कि एक बार वह बहुत दिनों के बाद जब मामा गांव गए तो वहां उनकी मामा की एक बच्ची कांच की चूड़ियां पहन रखी थी, जो एक जगह कहीं फिसल कर गिर गई तो वह कांच की चूड़ियां फूटकर उनके कलाई पर चुभ गए और रक्त उससे बहने लगे। तब लेखक को अचानक इस बात का याद आया कि अरे हमें तो बदलू काका से भी मिलना चाहिए, क्योंकि बदलू काका एक समय लाह की चूड़ियां जो गांव में बनाते थे वह काफी प्रसिद्ध था। और उसके बाद वो वहां पर जाते हैं और जाने किसके यहाँ जाते हैं, बदलू काका के यहाँ जाते हैं। बदलू काका को जब अपना वो परिचय देते हैं तो बदलू को पहचानने में लेखक को थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लेखक बदलू काका के पास गए हैं।
तो फिर जब उन्होंने अगल बगल में देखा वहां तो किसी भी तरह का कोई लाख की चूड़ियां बनाने वाला सामान नहीं देखा। तो वह समझ गए कि शायद बदलू के हृदय में एक बहुत बड़ी पीड़ा है, इस पीड़ा को वह उजागर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने बातों को बदलते हुए लेखक क्या पूछ बैठते हैं बदलू से कि क्या बदलू काका आम का क्या हाल है, गाय दूध दे रही है कि नहीं। इस तरह से बहुत सारी बातें वह अन्य अन्य बातें करने लग जाते हैं ताकि बदलू की पीड़ा को थोड़ा सा कम किया जा सके, क्योंकि उनके हृदय में तो एक बहुत बड़ी व्यथा थी, क्योंकि उनका काम धंधा बंद हो गया था। अब उनकी लाख की बनाई चूड़ियों को लोग पसंद नहीं करते थे, उसके जगह शहरों में बने हुए मशीनों से जो चूड़ियां होती थी उसको गांव घर की औरतें ज्यादा पसंद करती थी। तो इस सब बातों की चिढ़ थी बदलू के पास। तो वह और क्या व्यक्त कर पाते लेखक, तो उन्होंने क्या कर डाले कि उन्होंने बातों को बदलते हुए आम की बातें शुरू कर दी। तो उसके बाद बदलू ने तब उसी क्षण अपनी बेटी को बुलाए और कहे क्या कि थोड़ा सा लल्ला के लिए यानी क्या आम ले आओ। लल्ला शब्द कह करके आज वो याद कर रहे थे, क्योंकि लेखक को बचपन में लल्ला कह करके ही बुलाया करते थे। तो उसके बाद वह आम लेकर के आती है। आम लेकर के आने के बाद जो है तो देखते हैं कि उनके हाथ में एक कलाई पर बहुत अच्छी लाख की चूड़ियां हैं उनकी बच्ची के हाथ पर। तो वह पूछ बैठते हैं। तो बदलू सारी बातें बताते हुए कहते हैं कि हाँ, ये जमींदार साहब की बेटी के लिए मैंने यह बनाया था, यह अंतिम लाख की मेरी यह जोड़ी चूड़ियां थी। तो लेकिन जमींदार साहब ने इसका मुझे उचित जो है पारिश्रमिक नहीं दिए, जिस कारण से मैंने उन्हें नहीं दिया। कह दिया कि आप बाजार से खरीद करके ले आइए, और यह वही लाख की चूड़ियां है। इसके बाद फिर लेखक को समझते देने लगी बातें और गाय की बातें शुरू की। गाय को कब के बेच दिए लल्ला, यह बात कौन कहे, बदलू ने कहे। इस तरह से यह कहानी जो है सो आगे बढ़ी और अंत में जाकर के लेखक को इस तरह से समझने में आ गया कि मशीनी युग आने से गांव में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके काम धंधे चौपट हो गए, वे बेरोजगार हो गए। जिनके पास दूसरा कुछ साधन था वह तो अन्य उद्यमों में लग गए, और जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं था वह हाथ पर हाथ धर करके बैठ गए। इस तरह से लेखक ने इस कहानी को समाप्त किए हैं। और आपको बच्चों मुख्य रूप से यह बता दूं मैं कि लेखक द्वारा जो इस कहानी में बातें बताया गया है, उन्होंने जो बताए हैं उसमें खास करके मशीनी युग के आने से गांव में किस तरह से बेरोजगारियां बढ़ी, किस तरह से काम धंधे चौपट हुए, इसके ऊपर उन्होंने खास करके आपका ध्यान आकृष्ट कराया है। और फिर आज तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए मशीनी युग यदि नहीं आ रहा था तो उसकी पूर्ति कैसे हो पाती। लेकिन चलिए हम लोग इस कहानी को इस तरह से समझे हैं कि मशीनी युग के आने से बेरोजगारियां बढ़ी, यानी मशीनी युग के आने से काम धंधे चौपट हो गए, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो चलिए आपको मैं ये बता दूं कि इस कहानी का आज मैंने आपको सारांश बताया। अब यहाँ पर आपके पास कुछ शब्दार्थ है। च जिसका अर्थ होता है चाह, तीव्र इच्छा, सलाह, सलाई, कौमा, धातु की क्षय, मुंगड़ी यानी गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, पैतृक यानी पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी जो कहिए आप, खपत यानी माल की बिक्री, वस्तु पैसों से न खरीद कर, वस्तु विनिमय, वस्तु पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, यह वस्तु विनिमय कहलाता है। यह एक शब्द है, यानी वस्तु विनिमय क्या है, एक शब्द है। वस्तु विनिमय का अर्थ फिर समझ लीजिए, पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। अब है कसर, घाटा पूरा करना या कमी, नाजुक, कोमल, पगड़ी,
सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा या उसको पाग भी कहा जाता है। मरहम पट्टी जख्म का इलाज या फिर घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। इसके बाद है मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। मुखातिब देख कर बात करना। डलिया बांस का बना एक छोटा पात्र। फवना सजना, शोभा देना। बच्चों, इस तरह से जब आप इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सारे शब्द आपको मिलेंगे, जिसका मैंने शब्दार्थ तामपट पर लिखा है। इसको भी आप समझने का प्रयास करेंगे। अब अगली क्लास में जब हम आपके पास आएंगे तो आपको मैं इस पाठ का प्रश्न और उत्तर कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बाहर